नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आप मुझसे गोदान सुन रहे हैं। 60 अध्याय पढ़कर मैं आपको सुना चुकी हूँ। आज 61वें अध्याय की बारी है। 60वें अध्याय में बहुत सारी घटनाएं बड़ी सनसनीखेज तरीके से हो गई। अगर आपको याद होगा तो आपको मैं फिर से बताना चाहूंगी कि उसमें दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई। खेतों में मड़ाई गुड़ाई और अनाज निकालने का काम चल रहा है, ऐसा 60वें अध्याय में दिखाया प्रेमचंद जी ने। उसमें दो चीजें हुई। उसमें एक हुआ कि माता दीन, जो पंडित दाता दीन का लड़का है, वो सिलिया चमारन, ऐसे ही लिखा है उन्होंने, प्रेमचंद जी ने, दलित युवती है, उसको अपने घर में बिना ब्याहे रखे हुए है। यानी उस समय भी कुछ लिव इन टाइप का होता था, लेकिन जो भी इस तरीके की चीजें। लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद जी ने ये बताने की कोशिश की है कि एक ब्राह्मण और एक दलित जो है जोड़ा, वो एक साथ रह रहा है बिना ब्याहे, और इस पे समाज की और अपने गांव की बहुत लानत मलानत पंडित दाता दीन झेल रहे हैं, लेकिन ऐसा चल रहा है। 60वें अध्याय में ये हुआ था कि सिलिया चमारन जो है वो पंडित दाता दीन और माता दीन के खेतों में काम कर रही है। 60वें अध्याय में प्रेमचंद जी ने अपना व्यंग और कटाक्ष, जो समाज की व्यवस्था और समाज की व्यवस्था के बनाने वाले जो तथाकथित ठेकेदार हैं, उनके प्रति बहुत कड़ा कटाक्ष इन पृष्ठों में किया है। वो कहते हैं कि सिलिया जो है वो बिल्कुल मजदूरों की तरह काम कर रही है। माता दीन के बैल लगे हुए हैं और बाकी के मजदूर हैं, उन्हीं के बीच में सिलिया भी अनाज निकालने का काम कर रही है। फर्क बस इतना है कि सिलिया बहुत उत्साह से और खुशी से काम कर रही है। उसको लग रहा है कि वो अपने घर का काम कर रही है। इस बीच में एक ऐसी घटना होती है जो बहुत ही रोचक, जिसको कहना चाहिए, और बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करती है रीडर्स में। वो ये कि दुलारी सहुआइन आती हैं सिलिया के पास। कभी सिलिया ने उनसे गुलाबी रंग लिया होगा, शायद महावर लगाने के लिए। उसका पैसा उसने नगद नहीं दिया था, तो दुलारी सहुआइन जो है अपना तगादा लेके आती है कि वो पैसे मुझे चाहिए। तो सिलिया उस दिन कहती है, चूंकि वो खेत पर है, और वो कहती है कि देखो मेरे पास पैसे नहीं है दुलारी सहुआइन, लेकिन मैं उसके बदले में थोड़ा सा अनाज मैं तुम्हें दे देती हूँ। तो तकरीबन 2 सेर अनाज जो है वो दुलारी सहुआइन को देती है, और ये माता दीन देख लेता है। और जैसे ही वो ये देखता है, वो तुरंत आता है और बहुत ही रोष के साथ वो सिलिया को ये कहते हुए, एक तरीके से अपमानित करते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू इतना अनाज दे रही है, लुटा रही है, और बहुत कड़े शब्दों में उसका अपमान करता है। वो कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा कि तू मेरे साथ यहाँ रहे भी, खाए भी और लुटाए भी। उस वक्त प्रेमचंद जी ने फिर से सिलिया के मनोभावों का वर्णन ऐसे किया है कि उसको लगा कि जैसे वो जिस डाल पे बैठी है वही टूट गई। माने उसका इतना भी हक नहीं है। जिस हक से ब्राह्मण उसको रख रहा है अपने घर में, लेकिन वो कोई हक उसे दे नहीं रहा है कि वो 2 सेर अनाज भी किसी को अपनी जरूरतों के लिए दे नहीं सकती। इसके बाद की जो घटना है वो और भी ज्यादा सनसनीखेज दिखाई है प्रेमचंद जी ने। हुआ यूं कि सिलिया के माता पिता, उसके भाई आ जाते हैं खेत पर, और वो पंडित माता दीन से कहते हैं कि तुमने हमारी बेटी को बिना विवाह के अपने घर में रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि तुम हमारे संबंधी हो और तुम्हें हमें संबंधी मानना चाहिए। या तो तुम हम दलित बन जाओ, या हमें ब्राह्मण होने का दर्जा दे दो। और हमें पता है कि तुम ब्राह्मण तो हमें बना नहीं सकते, लेकिन आज हम तुम्हें दलित बना देंगे। और ये कहते हुए, बहुत जोर जबरदस्ती करते हुए, एक तरीके से मैन हैंडलिंग करते हुए माता दीन को वो गिरा देते हैं, उसके सिलिया के भाई और पिता, और उसके मुंह में ये कहते हुए हड्डी डाल देते हैं, हड्डी, मांस का टुकड़ा, कि तुम्हारा पथभ्रष्ट तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि तुम्हारे धर्म में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम हमें अपने समाज में अंगीकृत नहीं कर सकते हो, तो हम तुम्हें अपने समाज में अंगीकृत करते हैं। तुमको हम मांस खिला रहे हैं, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, ताकि जो है तुम्हें अगर लगे तो तुम हमारे घर रहने आ सकते हो। ये बहुत बड़ी घटना हो गई वहां खेतों पे। एक और डायमेंशन इसमें प्रेमचंद जी ने जोड़ा कि चूंकि माता दीन का चरित्र अच्छा नहीं था, वो अच्छे चरित्र का व्यक्ति नहीं था, तो वहां जितने भी गांव वाले लोग थे अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। प्रेमचंद जी ने लिखा है कि वो सब देखते रहे इस घटना को मूक दर्शक बनकर, लेकिन कोई माता दीन को बचाने नहीं आया। जब ये सब हो गया, तथाकथित रूप से माता दीन का धर्म भ्रष्ट हो गया, उसके मुंह में घंटी चली गई और वो एकदम अपमानित हो गया पूरे सार्वजनिक तौर पे,
तब होरी ने जाके कहा धीरे से कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम यहां से चले जाओ। इसके बाद बस इतना मैंने आपको सुनाया था कि सिलिया की माँ कहती है कि अब तुम हमारे साथ चल, जिस पर सिलिया जो है बेबाक तरीके से मना कर देती है। प्रेमचंद जी ने फिर एक नारी के हृदय के जो भाव होते हैं उनका बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है कि अभी कुछ घंटे पहले जो है सिलिया इस बात से उदास हो गई थी कि माता दीन ने उसको इतना भी अधिकार नहीं दिया कि वो किसी को अनाज दे सके और वो बहुत निराश हो गई थी। लेकिन इस घटना से फिर उसका जो अनुराग था माता दीन के प्रति वो जाग उठा और वो उसे बचाने का भरसक प्रयत्न भी कर रही थी। और जब सिलिया की माँ ने उससे कहा कि तुम चलो मेरे साथ, तू चल मेरे साथ, अब तेरा यहाँ कुछ नहीं रखा है, तो वो एकदम स्पष्ट तौर पे मना कर देती है और वो ये कहती है कि वो जैसे रखेंगे मैं वैसे रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सिलिया का बाप उसे कोसता हुआ चला जाता है, ये कहते हुए सबको लेकर के कि ये तुझे फिर भी नहीं रखेगा, तुझे मेरे घर ही लौट के आना होगा, लेकिन मैं तुझे नहीं स्वीकार करूंगा। वो बहुत सब कुछ, हर व्यक्ति बहुत गुस्से में है, तो ये कहता हुआ चला जाता है कि मैं तेरे प्राण ले लूंगा लेकिन तुझे अपने घर में जगह नहीं दूंगा। आगे क्या होता है वो मैं आपको सुना रही हूँ। 61वां अध्याय। माता दीन संज्ञाहीन सा बैठा हुआ था। दोपहर होने को आ रही थी, धूप पत्तियों से छन छन उसके चेहरे पर पड़ रही थी, माथे से पसीना टपक रहा था, पर वह मौन और निस्पंद बैठा हुआ था। सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए अब क्या कहते हो दादा, यानी उसके पिता दाता दीन से उसने कहा कि अब मेरे लिए क्या आदेश है। दाता दीन ने उसके सिर पर हाथ रख के ढाढ़स बंधाते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं जैसा कहूं वैसा ही करना। चलकर नहाओ खाओ, फिर पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ, एक बात है, सिलिया को त्यागना होगा। माता दीन ने सिलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखकर कहा, अब मैं उसका कभी मुंह भी न देखूंगा। हाँ, लेकिन पराश्चित हो जाने पर तो कोई दोष न रहेगा। अपने पिता से ही संवाद चल रहा है कि सिलिया की तरफ तो मैं नहीं देखूंगा, लेकिन पराश्चित तो हो जाएगा ना। पराश्चित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता है, ऐसा उनके पंडित पिता ने समझाया। तो आज ही पंडितों के पास जाओ। आज ही जाऊंगा बेटा, लेकिन पंडित लोग कहें कि इसका पराश्चित नहीं हो सकता, तब तो उनकी जैसी इच्छा, तो तुम इसे घर से निकाल दोगे। दाता दीन ने पुत्र स्नेह से विह्वल होकर कहा, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, धन जाए धर्म जाए लोक मर्जाद जाए, पर तुम्हें छोड़ मैं नहीं सकता। माता दी ने लकड़ी उठाई, बाप के पीछे पीछे चल दिया। सिलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई उसके पीछे खोली। माता दी ने फिर कर निर्मम स्वर में कहा, मेरे साथ मत आ, मेरा तुझसे अब कोई वास्ता नहीं है। इतनी सांसत करवा के भी तेरा पेट नहीं भरा। सिलिया ने धृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्ता कैसे नहीं है? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं, मैं उनके यहाँ क्यों न गई? तुम्हारी ये दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले पड़ गई उसे तुम लाख चाहो तो भी अब छुड़ा नहीं सकते। न मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी, मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसने माता दीन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलिहान में जाकर अनाज उसाने लगी। होरी अभी भी वहां अनाज मार रहा था। धनिया उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को पैरे से निकालकर एक पेड़ से बांध दिया और सिलिया से बोला, तू भी जा, खा पिया सिलिया। धनिया यहाँ बैठी है, तेरी पीठ की साड़ी तो लहू से रंग गई है, कहीं घाव पक न जाए, तेरे घर वाले बड़े निर्दयी हैं। सिलिया ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा और कहा, यहाँ निर्दयी कौन नहीं है दादा? मैंने तो किसी को दयावान नहीं देखा। क्या कहा पंडित ने? कहते हैं अब मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, ऐसा कहा? समझते होंगे इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छुपा लेंगे? मेरी रोटियां भारी हैं, न दे। मेरे लिए क्या है, मजूरी तब भी करती थी, अब भी करूंगी। सोने की हाथ भर जगह तुमसे मांगूंगी तो तुम क्या न दोगे? धनिया दयार्द होकर बोली, जगह की कौन कमी है बेटा, तू चल मेरे घर में रह। धनिया और होरी हमेशा से ही बहुत काइंड हार्टेड कपल के तौर पर प्रेमचंद जी ने दिखाए हैं और एक बार फिर से वही मुजाहिरा यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि वो सिलिया को भी अपने घर में जगह देने के लिए तैयार है। होरी ने कातर स्वर में कहा, बुलाती तो हो लेकिन पंडित को जानती हो ना। धनिया ने निर्भीक स्वर में कहा, बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या करेंगे? मैं कोई उनकी दबैल हूं? उसकी इज्जत ली, बिरादरी से निकलवाया, अब कहते हैं कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। आदमी है कि कसाई, ये उसी नियत का आज फल मिला है। पहले नहीं सोचा था, तब तो बिहार करते रहे, अब कहते हैं मुझसे कौन वास्ता?
होरी के विचार में धनिया गलत कर रही थी। सिलिया के घर वालों ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया, ये कोई अच्छा काम नहीं किया। सिलिया को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलार कर ले जाते, वह उनकी लड़की है। मतई को क्यों बेधर्म किया? धनिया ने फटकार बताई, अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बने हो, मर्द मर्द सब एक होते हैं। सब इसको मतई ने बेधर्म किया तब किसी को बुरा नहीं लगा, अब जो मतई बेधर्म हो गए तो सबको बुरा लग रहा है। क्या सिलिया का धर्म धर्म नहीं है? रखी चमारन उस पर नेमी धर्मी बनते हैं। बड़ा अच्छा किया हरकू चौधरी ने, ऐसे गुंडों को यही सजा मिलनी चाहिए। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। होरी चला गया और सिलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी। नया प्रसंग शुरू किया है प्रेमचंद जी ने। होरी के यहाँ ले जाएंगे हमको अगले चैप्टर में। आप समझ गए होंगे कि अगला चैप्टर मैं आपको अगली बार सुनाऊंगी। मैं आपको बता देती हूँ कि अगली बार आप क्या सुनने वाले हैं। होरी के यहाँ फिर से हमें प्रेमचंद जी ले जाएंगे। उनकी सोना और रूपा दो बेटियां हैं, जितना मैं देख पा रही हूँ। सोना के विवाह की बात चल रही है, विवाह की बात चलेगी, और जाहिर सी बात है कि होरी और धनिया के यहाँ क्या नज़ारे हैं, क्या उनका परिदृश्य है, क्या इस वक्त स्थिति है, वो हम सभी पाठकों को पता है, क्योंकि बेटा तो चला गया है और जो इनकी आर्थिक स्थिति है, जो इनकी गरीबी है, उसमें क्या योजनाएं होरी और धनिया बनाएंगे, किस तरीके से आगे कदम बढ़ाएंगे प्रेमचंद जी, वो हम अगले चैप्टर में सुनेंगे। तब तक बने रहिए आप रचना यदुवंशी के साथ और प्रेमचंद जी के गोदान के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत नमस्कार। सुनते रहिए गोदान।